नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम एम्पायर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज देखिए हम साथियों वुमेन सुपरवाइजर की जो भर्ती परीक्षा है उससे संबंधित कुछ टॉपिक करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। वुमेन सुपरवाइजर देखिए आज हम कौन सी भर्ती से संबंधित टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वुमेन सुपरवाइजर, वुमेन सुपरवाइजर। तो इसमें देखिए एक स्पेशल टॉपिक दे रखा है जिसके 20 अंक निर्धारित हैं साथियों। 20 अंक निर्धारित है, 20 अंक में आपके ये जो दे रखा है टॉपिक जिसमें आपके नेतृत्व है, ये आपके संप्रेषण है, आपके समय प्रबंधन है ना? मतलब प्रबंधन से संबंधित टॉपिक आप इसको मान सकते हो। प्रबंधन से संबंधित ये प्रबंधकीय गुण नाम से दे रखा है ये, है ना? ये एक पार्ट है इसका, प्रबंधकीय गुण इस नाम से दे रखा है और ये साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको इग्नोर करने की गलती आप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इसके लिए जो निर्धारित अंक हैं, वो 20 हैं साथियों। वो कितने हैं? 20 हैं। तो ये पार्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ साथियों पूरे ही ऑथेंटिक सोर्स से। जहां तक मेरा प्रयास रहेगा शानदार कंटेंट के साथ मैं आपको ये पार्ट करवाने वाला हूँ साथियों। तो आज हम इसी पार्ट का एक टॉपिक ले रहे हैं, संप्रेषण। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं साथियों? संप्रेषण टॉपिक आज अपन ले रहे हैं। देखो, संप्रेषण के बारे में मैं आपको पहले अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि सिलेबस में क्या-क्या दे रखा है। पहले तो अपन एग्ज़ैक्ट वो चीज़ें पढ़ेंगे। अपन इस संप्रेषण को पढ़ेंगे कैसे? यानी अपने पहली बात तो उस वुमेन सुपरवाइज़र के सिलेबस में क्या दे रखा है, एग्ज़ैक्ट वो चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ चीज़ें हमें लगेंगी कि ये चीज़ भी पढ़ लेनी चाहिए साथ में एडिशनल छोटी-मोटी और चीज़ तो वो भी अपन पढ़ेंगे। तो सिलेबस में मैं आपको बता दूँ संप्रेषण की परिभाषा दे रखी है, परिभाषा का मतलब उसका अर्थ क्या होता है वो हमें ध्यान होना चाहिए। उसके बाद उसकी प्रकृति, प्रकृति का मतलब सीधा-सीधा ये है कि उसकी विशेषताएँ, प्रकृति का ही मतलब क्या हो गया, विशेषताएँ क्या होती हैं संप्रेषण की और संप्रेषण के माध्यम कौन-कौन से होते हैं और उनमें अवरोध कौन-कौन से होते हैं संप्रेषण में। ये 4 चीज़ें दी हुई हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अपने को ये 4 चीज़ें एग्ज़ैक्ट पढ़नी है और उसके बाद अपन इसमें थोड़ा-सा एडिशनल तड़का और लगा देंगे। देखो साथियों, संप्रेषण की अपन बात करते हैं, मैं एक ब्लैंक पेज लेकर के पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ये संप्रेषण है क्या? तो पहले-पहले अपन संप्रेषण की परिभाषा की अपन अगर बात करते हैं, संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण की परिभाषा मैं पीडीएफ में भी दिखा दूँगा, पहले समझा देता हूँ मैं। या संप्रेषण का अपन यूँ कह दें कि अर्थ एक ही बात है। तो संप्रेषण को देखो देखो साथियों, ये संप्रेषण शब्द आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। संप्रेषण या संचार भी बोल सकते हैं इसको। संप्रेषण का ही दूसरा नाम क्या है? संचार भी है। देखो, संप्रेषण या संचार का सीधा-सीधा आप ये मान लो, आप अपने भाई से बात कर रहे हो, संप्रेषण है। आप अपनी बहन से कोई पुस्तक माँग रहे हो, संप्रेषण है। आपने अपने दोस्त से पेन माँगा और दोस्त ने आपको पेन देने से मना कर दिया, ये संप्रेषण है। आप बस में गए, बस के कंडक्टर ने आपसे किराया माँगा, आपने उसको आधा किराया देके बोला एसटी है, संप्रेषण है। तो संप्रेषण का मतलब सीधा-सीधा आप ये समझ लो कि 2 कितने व्यक्ति हो सकते हैं संप्रेषण में? कम से कम 2 व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे टीचर है, समझो आप, टीचर जो है संप्रेषण के उदाहरणों से आप समझ जाएँगे कि संप्रेषण क्या होता है। टीचर मान लो बच्चों को पढ़ा रहा है, टीचर क्या कर रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है, ये संप्रेषण हो गया। ये क्या हो गया? संप्रेषण हो गया, ठीक है? मान लो बस कंडक्टर है, बस कंडक्टर समझना आप, बस कंडक्टर बस कंडक्टर है, वो सवारी से किराया माँग रहा है और सवारी उसको मना कर रही है या दे रही है, जो भी है, वो संप्रेषण है साथियों। एक मान लीजिए मीटिंग चल रही है, बड़े हॉल में मीटिंग चल रही है, मान लो इलेक्शन की किसी की मीटिंग चल रही है और सभी कैंडिडेट उसको सुन रहे हैं, सभी कैंडिडेट उस मीटिंग को सुन रहे हैं, तो वो भी संप्रेषण है। वो भी क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण देखो मोटा-मोटी कुल मिला के बात ये हुई कि अगर हमें अपने विचार अपने विचार, अपनी भावनाएँ अपनी भावनाएँ, कोई सूचनाएँ, कोई तथ्य को व्यक्त करने का माध्यम है, को व्यक्त करने का माध्यम है। सीधे साधारण शब्दों में ये हो गया संप्रेषण।
और भी आसान शब्दों में कहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों ये ध्यान रखना विचारों, भावनाओं, सूचनाओं, तथ्यों का आदान-प्रदान ही संप्रेषण है। समझ गए होंगे आप। संप्रेषण का मतलब क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार, भावनाओं, सूचनाओं, तथ्यों का जो आदान-प्रदान होता है, वही संप्रेषण है, वही संचार है। तो परिभाषा सीधी-सी आप ये लिख सकते हो कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, ध्यान रखना। 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक ये संप्रेषण की एक सामान्य-सी परिभाषा अगर आप मेरे से पूछो कि सर कॉमन सी एक बढ़िया परिभाषा बता दो, तो मैं ये बताऊँगा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बीच किस-किस का देखो विचारों विचारों, सूचनाओं, भावनाओं भावनाओं और तथ्यों भावनाओं और तथ्यों का आदान-प्रदान आदान-प्रदान ही आदान-प्रदान ही आदान-प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। चलो मैं न्यू न्यू पेज ले लेता हूँ। आदान-प्रदान ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण कहलाता तो संप्रेषण का सीधा-सीधा मतलब ये है कि 2 व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, भावनाओं, तथ्यों, विचारों का आदान-प्रदान ही संप्रेषण हमारी स्कूल में हमें कोई सूचना दी मान लो प्रिंसिपल साहब सुबह खड़े होके सब बच्चों को सूचना दे रहे हैं कि बच्चों आपको 3 दिन की छुट्टी है। ये भी संप्रेषण है और संप्रेषण ही संचार है, ध्यान रखना। संप्रेषण का ही दूसरा नाम क्या है? संचार है। तो संचार टॉपिक से भी आप इसको पढ़ सकते हो। आ जाइए पीडीएफ में मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, देखिए। पीडीएफ देखना, पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, सुनिए। देखिए, अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं तथा तथ्यों को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह तक पहुँचाना ही संप्रेषण है। इससे भी बढ़िया परिभाषा देखो मैंने ये थोड़ी छोटी लिखी है, ये आप याद रख लेना, ये ज़्यादा अच्छी परिभाषा मुझे लग रही है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, सूचनाओं, संदेशों का आदान-प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। तो मेरे हिसाब से संप्रेषण अब आप समझ गए होंगे। संप्रेषण का मतलब हम अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए, अपने विचार बताने के लिए, सूचना देने के लिए लोगों से जो दिन भर बातचीत करते हैं, यानी अपनी जो दिन भर की जो बातचीत है वही संप्रेषण है दोस्त। वही क्या है? संप्रेषण है। अब देखो ये तो हो गई कॉमन परिभाषा अगर आपके आ जाए कॉमन तो, यानी हमें नॉलेज हो गया कि संप्रेषण क्या होता है। अब कई-कई बार कुछ परिभाषाएँ पूछ ली जाती हैं, तो वो पर्टिकुलर परिभाषाएँ हमें थोड़ी-सी याद रखनी है। देखो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा, ये पूछी जाती है बहुत बार, ध्यान रखना। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार परिभाषा यही है, बात तो वो भी यही कह रहा है लेकिन थोड़ी-सी चेंज करके। देखो क्या कह रहा है? बोलकर, लिखकर अथवा किसी अन्य माध्यम द्वारा सूचना भेजना अथवा आदान-प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। कुल मिला के बात तो यही कह रहा है कि सूचनाओं का आदान-प्रदान है, सुझावों का और भावनाओं को सफलतापूर्वक भेजना अथवा आदान-प्रदान करना। अब सुनो इसको समझो याद कैसे रखोगे? यानी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कोर्स बात तो वही कह रहा है कि सूचनाओं का, विचारों का, है ना? इनका आदान-प्रदान, भावनाओं का, बात तो यही कह रहा है। लेकिन ये माध्यम बता रहा है कि किसी न किसी माध्यम से बोल करके, लिख करके, चाहे अन्य किसी माध्यम से। तो अगर बोलने की, लिखने की या अन्य किसी माध्यम की बात करते हुए यही परिभाषा दे दे, तो हमें ध्यान रखना है कि ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश की परिभाषा है। बोलो याद रह जाएगी क्या? याद रखना है भई, हैं? अब देखो हेराल्ड डी लासवेल, ये 2 परिभाषाएँ मुझे महत्वपूर्ण लग रही है, सुन लो। हेराल्ड डी लासवेल, ये क्या कह रहा है देखो, संप्रेषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देकर आसानी से वर्णित किया जा सकता है। कौन, क्या कहा, यानी कौन है, बोलने वाला कौन है, उसने क्या कहा, किस माध्यम से कहा, किसको कहा और किस प्रभाव के कारण कहा, अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, यही संप्रेषण की परिभाषा है। ये परिभाषा किसने दे दी दोस्त? हेराल्ड डी लासवेल ने। तो ध्यान रखना कौन, क्या, कब, किस माध्यम से, इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग आ जाए तो ध्यान रखना भाई वो हेराल्ड डी लासवेल की परिभाषा है। बताओ दोस्त किसकी परिभाषा है वो? हेराल्ड डी लासवेल की। कई बार पूछ ली जाती है, बाकी जनरल कॉमन हमें ये ज़रूर ध्यान रहना चाहिए कि संप्रेषण क्या है? अब देखो, संप्रेषण में 2 चीज़ें होती हैं, सीधी-सी बात है। एक बार ब्लैंक पेज पर मैं आपको बता देता हूँ।
संप्रेषण में कितनी चीज़ें होती हैं दोस्त? 2 चीज़ें होती हैं। एक तो संप्रेषण में वो व्यक्ति होता है, वो पार्टी या व्यक्ति, वह व्यक्ति थोड़ा-सा मोटा कर देता हूँ मैं इसको। वह व्यक्ति या पार्टी वह व्यक्ति या पार्टी जो सूचना देती है जो सूचना देती है। यानी वो व्यक्ति या पार्टी का मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति हो तो उसको पार्टी कह देंगे। तो वह व्यक्ति या पार्टी जो सूचना देती है उसको तो बोलेंगे प्रेषक है। क्या बोलेंगे बताओ? प्रेषक। यानी मान लो आप प्रिंसिपल हो स्कूल के, तो आपको मान लो बच्चों को आपने इकट्ठा कर लिया प्रेयर में और फिर बता रहे हो कि भई अब बच्चों आपकी 3 दिन की छुट्टी रहेगी। तो आप बच्चों को सूचना दे रहे हो, इसका मतलब आप प्रेषक हो गए। जैसे उदाहरण के लिए मान लो प्रिंसिपल प्रिंसिपल द्वारा बच्चों को सूचना देना। प्रिंसिपल द्वारा बच्चों को बच्चों को सूचना सूचना देना। ठीक है? अब अब मान लो बच्चे उस सूचना को सुन रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वह व्यक्ति या पार्टी वह व्यक्ति या पार्टी जो सूचना को सुनती है या सूचना को प्राप्त करती है। सूचना, तथ्य, भावना कुछ भी है उसको प्राप्त करती है, सूचना को प्राप्त करती है, उसको कहते हैं प्राप्तकर्ता। क्या कहते हैं बताओ? प्राप्तकर्ता। जैसे इस उदाहरण में बच्चे हो गए। प्राप्तकर्ता कौन हो गए बताओ? बच्चे। क्योंकि बच्चों को सूचना दे रहे हैं, तो प्राप्तकर्ता कौन हो गए दोस्त? बच्चे। तो ये ध्यान रखना भाई, प्रेषक और प्राप्तकर्ता। बात समझ में आ गई होगी? पीडीएफ पे लेके चलता हूँ आपको, वहाँ दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है देखो। देखिए, प्रेषक, एक तो क्या होगा संप्रेषण की प्रक्रिया में 2 माध्यम आपको याद रखने, एक तो प्रेषक। प्रेषक का मतलब वह व्यक्ति अथवा पार्टी जिससे सूचना प्रारंभ होती है या जो सूचना देता है। प्राप्तकर्ता क्या होगा? वह व्यक्ति अथवा पार्टी जो सूचना को प्राप्त करता है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ये 2 परिभाषाएँ मैं एक बार नहीं बताऊँगा, ये लास्ट में समझाऊँगा। तो संप्रेषण के अर्थ या परिभाषा से संबंधित इतनी बातें हो गई दोस्त। अब अपन बात करते हैं, चलो ये संप्रेषण के प्रकारों में ले लेंगे अपन, आंतरिक और बाह्य संप्रेषण, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार मैं छोड़ देता हूँ। अब अपन बात करते हैं पहले संप्रेषण की प्रकृति की, वो आंतरिक और बाह्य संप्रेषण अपन संप्रेषण के प्रकार लेंगे कल, है ना? कल की वीडियो में, तो उसमें और भी प्रकार लेंगे तो उन्हीं में आंतरिक और बाह्य संप्रेषण आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं संप्रेषण की प्रकृति। देखो प्रकृति का सीधा-सीधा मतलब यही है कि संप्रेषण की विशेषताएँ। संप्रेषण की विशेषताएँ, इसकी मैं ट्रिक भी याद करवाऊँगा, ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूँगा, आप बिल्कुल भी घबराएँ नहीं। पहले ये ध्यान रखें कि संप्रेषण की विशेषताएँ क्या-क्या हैं। देखो, संप्रेषण में एक तो ध्यान रखना, संप्रेषण में कम से कम या संप्रेषण में 2 पक्ष होते हैं देखो, संप्रेषण में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। मान लीजिए एक प्रिंसिपल है स्कूल का और वो बच्चों को प्रेयर में कुछ सूचना दे रहा है। बच्चों को प्रेयर में सूचना दे रहा है तो एक तो वो प्रिंसिपल हो गया, एक पक्ष तो, और एक सुनने वाले कौन हो गए? बच्चे। इसका मतलब 2 पक्ष। तो सीधा-सीधा ध्यान रखना, पहली विशेषता ये याद रख लेना कि संप्रेषण में हमेशा 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2। व्यक्ति तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन पक्ष 2 ही होंगे। पक्ष कितने होंगे? 2 ही होंगे, ध्यान रखना। जैसे आप और आपका दोस्त बात कर रहे हो, तो एक पक्ष आपका हो गया, एक आपके दोस्त का हो गया। या मान लीजिए आप और आपके 4 दोस्त बातें कर रहे हैं, तो जब आप बोल रहे हो तो आप एक पक्ष हो गया और सुनने वाले आपके 3 या 4 जितने भी दोस्त हैं, वो दूसरा पक्ष हो गया। तो संप्रेषण में पक्ष 2 ही होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते, ध्यान रखना। तो द्विपक्षीय प्रक्रिया, पहला क्या ध्यान रखोगे? व्यक्ति तो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, इस बात को समझना, कन्फ्यूज़ मत हो जाना आप, गलत मत कर देना ये। व्यक्ति तो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन पक्ष 2 ही होंगे। पक्ष 2 कौन-कौन से होंगे? बोलने वाला और सुनने वाला। बोलने वाला और सुनने वाला। अब 20 आदमी सुन रहे हैं तो वो 20 आदमियों का एक पक्ष ही है। तो जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ और आप सभी सुन रहे हैं यूट्यूब पर, तो मैं बोल रहा हूँ तो एक पक्ष तो मैं हो गया, और आप मान लो 20 व्यक्ति सुन रहे हो एक साथ, तो 20 व्यक्तियों का एक पक्ष हो गया। तो संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है, ध्यान रखना। पक्ष कितने होंगे? 2, एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला। तो अगर कोई पूछ ले संप्रेषण के कितने पक्ष होते हैं, तो ध्यान रखना है 2। कितने? 2। व्यक्ति कितने हो सकते हैं संप्रेषण में? कम से कम 2, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो संप्रेषण में कितने पक्ष होंगे बताओ? 2। एक तो बोलने वाला यानी भेजने वाला और एक सुनने वाला यानी प्राप्त करने वाला। एक ध्यान रखना, संप्रेषण
बताओ पूरे दिन हम संप्रेषण नहीं करते रहते क्या? मान लो आप स्कूल में गए, तो स्कूल में गए तो आप अपने दोस्तों के साथ बात करोगे, ठीक है? टीचर आया, टीचर के साथ आपने बात की, फिर आप स्कूल से बाहर निकले, मान लो आपको आपके प्रिंसिपल ने टोका, फिर आप बीच में रास्ते में आए, तो गाँव के आपके मित्र मिल गए, फिर जब आप घर पे आए, तो आपके घरवालों ने आपसे बातचीत शुरू कर दी, फिर आप मान लो आपके भाई-बहनों ने आपसे बातचीत कर दी, तो कुल मिला के बताओ संप्रेषण रुकता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं रुकता। आप मान लो आप कह दो कि सर हम तो टीवी देखने लग गए, 3 घंटे तक हमने किसी से संप्रेषण नहीं किया, करना पड़ेगा। आप मान लो पानी पीने के लिए उठे, पानी मँगवाया किसी से या खुद गए, वहाँ कोई मिल गया, उससे संप्रेषण हो गया। तो संप्रेषण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रुकती नहीं है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं, हमारी आवश्यकताएँ, हमारे कार्य हैं, वो सारे के सारे संप्रेषण पर ही टिके हुए हैं। तो इसलिए संप्रेषण की प्रक्रिया अगर हमारा जीवन हमें चलाना है तो हमें संप्रेषण करना पड़ेगा। मान लो आप बस में गए, आप कंडक्टर के साथ बोलोगे नहीं, तो फिर आपको वो बस में से उतार देगा, है ना? इसलिए संप्रेषण करना बहुत ही ज़रूरी है प्यारे दोस्त और संप्रेषण करना ज़रूरी है इसका मतलब संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील और सतत प्रक्रिया है यानी लगातार चलती रहती है, सुबह, शाम, दिन-रात चलती रहती है। ये ध्यान रखना आप। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गतिशील है ध्यान रखना, स्थिर प्रक्रिया नहीं है। तो गतिशील और सतत प्रक्रिया है। पक्ष कितने होते हैं बताओ? 2 ठीक है। एक ध्यान रखना संप्रेषण हमेशा उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण होता है। संप्रेषण का हमेशा कोई न कोई उद्देश्य होता है। मान लो आपने अपने दोस्त को कहा कि मुझे पेन चाहिए, तो आपका उद्देश्य आपने उसे संप्रेषण किया, बोला मुझे पेन चाहिए, तो इसका मतलब आपका उद्देश्य क्या है? उस पेन को प्राप्त करना। फिर आपका दोस्त मान लो उसको मना कर देगा, तो उसका उद्देश्य ये है कि वो आपको पेन देना नहीं चाहता। इसका मतलब संप्रेषण हमेशा कभी भी बिना उद्देश्य के संप्रेषण नहीं होता। अपन बाय चांस कभी-कभार हँसी-मज़ाक कर लेते हैं। अपन कई बार कहते हैं ना कि अपन यूँ ही गप मार रहे हैं, वो गप नहीं होता, उसका भी उद्देश्य है हँसना, उसका उद्देश्य भी है उस संप्रेषण का। मान लो आप किसी से हँसी-मज़ाक की यूँ ही बेसिर-पैर की बातें कर रहे हो और फिर आप कह सकते हो सर उन बातों का क्या उद्देश्य होता है? अरे उन बातों का उद्देश्य हँसना है। उन बातों का उद्देश्य क्या है? अपने जीवन में हँसी-मुस्कान लाना। तो संप्रेषण कभी भी बिना उद्देश्य के नहीं होता, इसलिए ध्यान रखना संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण का उद्देश्य साझा समझ पैदा करना है, यदि संदेश समझ न आए तो वह व्यर्थ है और संप्रेषण में ऐसा संदेश समझ में आने वाला होना चाहिए, ये ध्यान रखना तभी उसका उद्देश्य पूरा होगा। उद्देश्य पूरा कब होगा जब समझ में आने वाला हो। मान लो आपको कोई अंग्रेज़ मिल गया, तो अंग्रेज़ के साथ आप संप्रेषण नहीं कर सकते अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो। इसलिए संदेश समझ में आने वाला भी होना चाहिए। तो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है तो अब मैं आपसे पूछ बताओ संप्रेषण की प्रक्रिया में कितने पक्ष होते हैं? तो आप सीधे से कह दोगे सर 2 पक्ष होते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं होते, 2 ही होते हैं। फिर संप्रेषण स्थिर प्रक्रिया है गतिशील तो आप कह दोगे सर बिल्कुल 24 घंटे चालू रहता है इसलिए गतिशील प्रक्रिया है। फिर आप कहोगे उद्देश्यपूर्ण है या नहीं है? बिल्कुल है, उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण। उसका अर्थ भी निकलना चाहिए और उसका कोई न कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। अब देखो, संप्रेषण में व्यक्ति कितने होते हैं? अब आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान रखना कम से कम 2 हालाँकि वैसे तो 1 व्यक्ति भी अपने आप में संप्रेषण कर सकता है। लेकिन मिनिमम फिर भी चलो अपन 2 मान लेते हैं कि कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। मान लो आप और आपका दोस्त बात कर रहे हैं, सुनना, आप और आपका दोस्त आप और आपका दोस्त बातें कर रहे हैं। कितने व्यक्ति हो गए भई? 2 हो गए सर। लेकिन एक स्थिति ऐसी मान लो कि आप हैं और आपके 3 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 3 बताओ कितने व्यक्ति हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। तो व्यक्ति तो देखो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं लेकिन पक्ष 2 ही होंगे। मान लो आप बोल रहे हो तो आपके 3 मित्र सुन रहे हैं तो आप एक पक्ष आपका हो गया, एक आपके मित्र का हो गया, है ना? ये ध्यान रखना। तो संप्रेषण में कोई आपसे पूछ लेगा सर कितने व्यक्ति होते हैं? तो हम कहेंगे भी जी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। बताओ कितने? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। संप्रेषण में कितने व्यक्ति होंगे? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। ये ध्यान रखना। चलिए आगे। संप्रेषण का क्षेत्र व्यापक होता है, ध्यान रखना। संप्रेषण का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। देखो संप्रेषण में आप किस-किस चीज़ का आदान-प्रदान कर सकते हो। व्यापकता का मतलब संप्रेषण में सिर्फ विचार ही नहीं देखो, संप्रेषण में हम अपने विचार भी दूसरे को बता सकते हैं। संप्रेषण में है अपनी फीलिंग्स भी बता सकते हैं, भावनाएँ भी अपन किसी को कह सकते हैं, भई तू मेरा सबसे अच्छा मित्र है, ये फीलिंग्स हो गई। अपन संप्रेषण में सूचनाएँ भी दे सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल साहब ने कह दिया कि भई
12 तारीख से परीक्षाएँ हैं, सभी को 8:30 बजे आना है, तो ये सूचना हो गई। अपन संप्रेषण में कोई तथ्य भी बता सकते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भई संप्रेषण की ये परिभाषा, ये सभी तथ्य हो गए, है ना? तो ये सभी फैक्ट, जैसे मान लो ऑनलाइन क्लास में कोई आपको बताए कि भई हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 में हुआ था, 18 जून 1576 को। तो ये वो भी संप्रेषण हो गया, उसमें क्या बताया गया? तथ्य बताया गया। तो संप्रेषण में देखो विचार भी बताए जाते हैं, भावनाएँ भी बताई जाती हैं, सूचनाएँ भी बताई जाती हैं, तथ्य भी बताए जाते हैं। तो इसलिए संप्रेषण का क्षेत्र है ना, वो व्यापक बताया गया है। बताइए संप्रेषण का क्षेत्र क्या बताया गया है दोस्त? व्यापक बताया गया है। तो अब देखो अगर पाँचों चीज़ों पर अपन दोबारा से गौर करें तो पहले बताओ संप्रेषण बताइए एक कितने पक्ष होते हैं? सर 2 पक्ष होते हैं। गतिशील प्रक्रिया है या सतत है? गतिशील है या स्थिर है? गतिशील है, डेली चलती है। उद्देश्य होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, कितने व्यक्ति चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा। क्षेत्र कैसा है? व्यापक क्यों? क्योंकि इसमें विचार भी शामिल है, सूचनाएँ भी शामिल है, भावनाएँ भी शामिल है, तथ्य भी शामिल है। ये सभी चीज़ें शामिल है। अब देखो, अब कोई आपसे पूछ ले कि भई संचार या संप्रेषण शाब्दिक होता है या अशाब्दिक होता है? शाब्दिक का सीधा-सीधा मतलब ये है देखिए अ, ये शाब्दिक का मतलब ये हुआ कि उसमें शब्द निकले, चाहे वो आपके मुँह से निकले, चाहे आप लिख कर के बोलें। तो संप्रेषण 2 तरह का होता है कुल मिला के ऐसे समझ लो, ये इसकी विशेषता में आ जाएगा कि शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी। देखो शाब्दिक का सीधा-सीधा मतलब यहाँ ये है मैं बताऊँ आपको एक बार, खाली पेज पे बता देता हूँ मैं। देखो, संचार की अगर अपन बात करें ना, संप्रेषण या संचार की, तो संप्रेषण मान लो आपने ईमेल भेजा किसी को, आपने किसी को क्या भेजा? ईमेल भेजा, आपने ईमेल भेजा। ईमेल भेजने का मतलब है आपने लिखित में सूचना भेजी। लिखित में सूचना भेजी इसका मतलब आपने जो चीज़ लिख के भेजी है उसमें शब्द हैं, पक्के शब्द हैं ना भई। आपने लिखा माय नेम इज़ नरेंद्र कुमार शर्मा तो इसका मतलब उसमें शब्द है। तो आपने लिखित में ईमेल भेजी यानी लिखित जो संप्रेषण है वो शाब्दिक हो जाएगा। वो लिखित संप्रेषण क्या हो जाएगा बताओ? शाब्दिक। अब मान लो आपने फ़ोन पर बात की किसी से, बात की केवल लिखित में नहीं आपने फ़ोन पर बात की, टेलीफ़ोन पर या मोबाइल पर मान लो। आपने फ़ोन पर बात की। अब फ़ोन पर बात की तो बोलो आपने शब्द बोले कि नहीं बोले? बिल्कुल बोले, लिखे तो नहीं लेकिन शब्द बोले। शब्द ही बोल रहे हो ना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है, तो मैं शब्द बोल रहा हूँ, भले ही बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा लेकिन बोल तो रहा हूँ शब्द तो ये भी शाब्दिक संप्रेषण है बताओ। ये भी क्या है? शाब्दिक। इसको ढंग से समझ लेना यहाँ गलती कर देते हैं कई बार। लेकिन लेकिन अगर आपका दोस्त है, वो आपको हाव-भाव से चिढ़ा रहा है, हाव-भाव या इशारों से आपको चिढ़ा रहा है आपका दोस्त आपका दोस्त है, वो हाव-भाव या इशारों से आपको चिढ़ा रहा है। इसका मतलब बताओ वो चिढ़ा रहा है, हाव-भाव कर रहा है, बोल कुछ भी नहीं रहा। शब्द नहीं निकल रहे उसके मुँह से सिर्फ़ वो चेहरे इशारे से, हाव-भाव से आपको चिढ़ा रहा है। इसका मतलब संचार तो वो कर रहा है, संप्रेषण तो वो कर रहा है, लेकिन उसका संप्रेषण कैसा है? अपनी भावनाओं को तो व्यक्त कर रहा है, लेकिन संप्रेषण कैसा है? अशाब्दिक। तो ये ध्यान रखना तो लिखित और मौखिक जो संप्रेषण है ये फ़ोन वाला कौन-सा हो गया मौखिक तो ध्यान रखना लिखित और मौखिक संप्रेषण ना वो तो होता है शाब्दिक और जो हाव-भाव इशारों से जो संप्रेषण होता है वो होता है अशाब्दिक। तो इस हिसाब से एक विशेषता ये हो गई कि भई संप्रेषण वो शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। बताइए शाब्दिक भी होता है और कैसा होता है? अशाब्दिक भी होता है, ये ध्यान रखना। तो लिख कर या बोलकर होता है वो तो शाब्दिक हो जाएगा और संकेतों हाव-भाव के माध्यम से होगा वो अशाब्दिक हो जाएगा। लास्ट में मैं ट्रिक के माध्यम से सारी विशेषताएँ आपको याद करवा देने वाला हूँ साथियों। अब देखो अर्जित कौशल ये ध्यान रखना भाई संप्रेषण जन्मजात नहीं होता ध्यान रखना। संप्रेषण कौशल है एक तरह का बातचीत करना एक कौशल है, हर कोई नहीं कर सकता। अरे आपने देखा होगा समाज में कुछ लोगों की बातचीत करने के तरीके बड़े अच्छे होते हैं और कुछ लोगों को नहीं आता बातचीत करना। तो वो इसका मतलब उनमें संप्रेषण कौशल नहीं है, तो इसका मतलब संप्रेषण कौशल जन्मजात नहीं होता ध्यान रखना। जन्मजात नहीं होता, इसे प्रैक्टिस द्वारा, अभ्यास द्वारा अर्जित किया जाता है। कैसे अर्जित किया जाता है?
अभ्यास द्वारा आपको अभ्यास करना पड़ेगा बातचीत का। मान लो आपको शुरू में जब भाषण दिवाते हैं स्कूल में, मान लो आप भाषण बोल रहे हो 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर, तो आप सही ढंग से नहीं बोल पा रहे, लेकिन फिर आपके ये चाव हो गया कि भई इस बार 15 अगस्त पे मैं ढंग से बोलूँगा। आपने खूब मेहनत की, प्रैक्टिस की और आप अच्छी तरह से बोल पाए। इसका मतलब आपने उसको अर्जित किया। तो संप्रेषण एक ऐसा कौशल है जो जन्मजात नहीं होता, जिसे मेहनत द्वारा, प्रैक्टिस द्वारा अर्जित करते हैं। तो प्रभावी ढंग से संवाद करने की कला को अभ्यास एवं प्रशिक्षण से सीखा जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। ये ध्यान रखना। तो मैं याद करवा दूँगा ट्रिक से आपको, है ना? संदर्भित, संदर्भित का मतलब ये समझना आप कि संप्रेषण स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, संबंधों के अनुसार बदलता रहता है। कैसे? सुनो। जैसे मान लो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, बड़ा खुल के बात करोगे, अनौपचारिक तरीके से बात करोगे, कोई औपचारिकता नहीं है, आप अपने दोस्त के साथ खुल कर के हर प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो अनौपचारिक हो गया। लेकिन वहीं आपका बॉस आ जाए मान लो, आपके प्रिंसिपल आ जाएँ स्कूल के, तो आपका बताओ संप्रेषण का तरीका नहीं बदल जाएगा क्या? इसका मतलब संप्रेषण का स्वरूप ध्यान रखना, स्थिति, संबंध, समय के अनुसार बदलता है। समय के अनुसार कैसे बदलता है? आप देखना, जैसे आप मान लो छोटे थे, 5वीं-छठी क्लास में पढ़ते थे, 10वीं में पढ़ते थे, तो हमारे आस-पास के लोग जो हैं वो हमें तू तड़ाके से बात करते थे या सही तरीके से बात नहीं करते थे। अब मान लो आप थोड़े से बड़े होके फिर कोई नौकरी लग गई, तो देखना वही लोग आपसे सम्मान से बात करेंगे। इसका मतलब समय बदल गया, तो उनके संप्रेषण का स्वरूप भी बदल गया। इसका मतलब संप्रेषण संदर्भित प्रक्रिया है, संदर्भ के अनुसार परिवर्तित होती है। स्थिति, संबंध और समय के अनुसार बदलती है, ध्यान रखना। औपचारिक या अनौपचारिक हो जाती है ये। औपचारिक ध्यान रखना, औपचारिक का मतलब औपचारिकता शामिल हो जिसमें अपन बोले सर, जी, हाँ, इस तरह से लगा के और सहम के धीरे-धीरे संप्रेषण करें, इसका मतलब औपचारिक है। जैसे अपने प्रिंसिपल के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने माता-पिता के साथ करते हैं। वहीं अपने मित्रों के साथ, भाई-बहनों के साथ जो संप्रेषण करते हैं, वो अनौपचारिक होता है। तो ये स्थिति के अनुसार और समय के अनुसार, संबंध के अनुसार बदलता है ना? संबंध के अनुसार कैसे बदला? बॉस से किया तो औपचारिक हो गया, अपने भाई-बहन से किया अनौपचारिक हो गया। समझ रहे हो बात को? तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें 2 मैं याद रख लो, ऐसे याद रख लो 2 एम, 2 एम है इसमें। 2 एम क्या है देखो, एक तो माध्यमों का उपयोग, कोई न कोई माध्यम चाहिए इसमें, किसी न किसी माध्यम का उपयोग आवश्यक है। और एक ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली है। संप्रेषण का उद्देश्य होता है इसलिए मनोवैज्ञानिक हो गया, और संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति हो गए ना, इसका मतलब ये सामाजिक प्रणाली हो गई। एक से ज़्यादा होते ही समाज नहीं कहते क्या बताओ उसको? तो सामाजिक प्रणाली है। ये वहीं से बना लेना आप कि भई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, इसका मतलब सामाजिक प्रणाली है, और उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। स्पष्टता और सटीकता होनी चाहिए, स्पष्ट नहीं होगा, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, संप्रेषण सही नहीं होगा। व्यवहार में बदलाव व साझा समय इसका उद्देश्य होता है, ध्यान रखना। संप्रेषण का उद्देश्य है व्यवहार में बदलाव करना और साझा समझ। अभी बताऊँगा ये क्या होता है। यानी आपने मान लो किसी व्यक्ति को कहा कि भई आग लग गई, उस घर में आग लग गई, तो बताओ वो व्यक्ति तुरंत वहाँ से भागेगा ना, बाल्टी-वाल्टी लाने के लिए अपना कुछ भी प्रयास करेगा। इसका मतलब संप्रेषण के साथ व्यवहार में बदलाव होता है और साझा समझ, एक-दूसरे के प्रति समझ विकसित होती है। अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण आवश्यक। इसका मतलब ये है कि फीडबैक, पृष्ठपोषण किसको कहते हैं? देखो फीडबैक। संप्रेषण में फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आपने अपने दोस्त से पेन माँगा, तो आपके दोस्त आपको या तो पेन दे देगा या तो मना कर देगा। तो वो जो भी चीज़ उसने की ना, वो फीडबैक कहलाता है। तो संप्रेषण में फीडबैक और अंतःक्रिया आवश्यक है, वरना संप्रेषण नहीं होगा। मान लो आपने अपने दोस्त से पेन माँगा, दोस्त अंतःक्रिया ही नहीं कर रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा। इसका मतलब उसने अंतःक्रिया नहीं की, आपको फीडबैक नहीं दिया, तो वो कोई अच्छा संप्रेषण नहीं है। तो अच्छे संप्रेषण की विशेषता है कि उसमें फीडबैक और अंतःक्रिया दोनों होनी चाहिए, यानी प्रतिपुष्टि या प्रत्युत्तर होना चाहिए। आपको उत्तर मिलना चाहिए, आपको उत्तर मिलना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, है ना? तो अब देखो वापस पूछता हूँ मैं आपको, बताओ संप्रेषण में कितने पक्ष होते हैं? आप कह दोगे सर 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष, एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला, या एक बोलने वाला और सुनने वाला। बताओ संप्रेषण रुकी हुई प्रक्रिया है, गतिशील? बिल्कुल गतिशील है। बताओ याद हो रहा है आपके? फिर उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। अगर संप्रेषण का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई अर्थ सही नहीं निकल पा रहा है, तो फिर वो संप्रेषण अच्छा नहीं माना जाता। कितने व्यक्ति चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा।
क्षेत्र कैसा है? व्यापक। क्यों? क्योंकि इसमें विचार भी शामिल हैं, इसमें भावनाएँ भी शामिल हैं, इसमें तथ्य भी शामिल हैं और इसमें सूचनाएँ भी शामिल हैं। बताओ कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है सर, शाब्दिक और अशाब्दिक मुख्य रूप से। बाकी और प्रकार अपन पढ़ेंगे। शाब्दिक का मतलब आप बोल कर के या लिख कर के कहते हो, तो वो शाब्दिक है। इशारों से, हाव-भाव से किसी से बात कर रहे हो, तो अशाब्दिक है। जन्मजात है या अर्जित है? अर्जित है सर। क्या संदर्भ के अनुसार चेंज होता है? बिल्कुल होता है। स्थिति के अनुसार, संबंध के अनुसार और समय के अनुसार चेंज हो जाता है। औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। अपन किसी ढंग के आदमी से बात कर रहे हैं, बॉस से, प्रिंसिपल से तो औपचारिक होता है, अपने दोस्त से, भाई-बहन से कर रहे हैं तो दोस्त वो अनौपचारिक हो जाता है। अब देखो आगे। उसके बाद माध्यम का उपयोग होना चाहिए, स्पष्टता और सटीकता वही उद्देश्य और अर्थ हो तो वो स्पष्टता होनी चाहिए कहने का मतलब। बताओ इसका उद्देश्य इसलिए मनोवैज्ञानिक है और 2 से ज़्यादा व्यक्ति शामिल है, 2 या 2 से ज़्यादा तो सामाजिक है। जब भी आप किसी से संप्रेषण करोगे उसके व्यवहार में बदलाव होगा, ये ध्यान रखना। व्यवहार में बदलाव का मतलब आपने किसी से पेन माँगा, वो या तो खुश होकर के आपको देगा या नाराज़ होगा। इसका मतलब व्यवहार में बदलाव हो गया। आपने किसी से पैसे उधार माँगे, तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो बताओ व्यवहार में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? और साझा समझ, एक-दूसरे के प्रति समझ भी विकसित होती है। इसके अलावा 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अंतःक्रिया और फीडबैक। पृष्ठपोषण का मतलब फीडबैक, अंतःक्रिया और फीडबैक बहुत आवश्यक है। यानी अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो और वो सामने वाला आपसे बातचीत नहीं कर रहा, आपकी बात का उत्तर नहीं दे रहा, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता दोस्त, फिर उसमें मज़ा नहीं आता। तो आ जाओ मैं आपको याद करवाता हूँ। ये सारे के सारे जो संप्रेषण की विशेषताएँ या प्रकृति हैं, याद करवा दूँ क्या आपको? करवा दो सर, ये लो ट्रिक, ये ट्रिक ध्यान रखना। क्या ट्रिक याद रखोगे देखो, ट्रिक ये याद रखोगे आप, ट्रिक सुन लो। ट्रिक आप ये कहोगी 2 पक्षों के 2 व्यक्ति, क्या याद कर लो? कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। 2 पक्षों के 2 व्यक्ति निश्चित उद्देश्य के साथ, बताओ कौन से उद्देश्य के साथ? निश्चित उद्देश्य के साथ माध्यम से व्यापक गति करते हैं। याद कर लोगे? 2 पक्षों के 2 व्यक्ति निश्चित उद्देश्य के साथ माध्यम से व्यापक गति करते हैं। इतना हो गया? इतना ही नहीं काम चलेगा फिर देखो, फिर वो क्या करते हैं शाब्दिक व अशाब्दिक कौशलों को अर्जित करते हैं। शाब्दिक व अशाब्दिक कौशलों को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। और उसके बाद 2 एम याद रख लेंगे। एम कितने याद रख लेंगे? 2। बताओ कितने एम याद रख लेंगे? 2 एम याद रख लेंगे। सुनो, क्या कहोगे? 2 पक्षों के 2 व्यक्ति। बोलो क्या कहोगे? 2 पक्षों के 2 व्यक्ति निश्चित उद्देश्य के साथ माध्यम में या माध्यम से व्यापक गति करते हैं। याद हो जाएगी लाइन। फिर कहोगे शाब्दिक व अशाब्दिक कौशलों को अर्जित करते हैं और उसके बाद एम एम, एम, एम। देखो कैसे? अब पहला तो ये 2 पक्षों, क्या आ गया? 2 पक्षों। 2 पक्षों का मतलब पहली विशेषता हो गई या प्रकृति हो गई द्विपक्षीय प्रकृति। बताओ कैसा है? द्विपक्षीय। बोलो एक विशेषता याद हो गई? ठीक है। 2 व्यक्ति इसका मतलब ये हो गया कि संप्रेषण में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होंगे। याद रखने के लिए है, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। क्या याद रखोगे? 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति। ठीक है जी। अब आप कहोगे उद्देश्य, तो ये हो गया उद्देश्यपूर्ण एवं अर्थपूर्ण। तीसरा क्या हो गया? उद्देश्य पूर्ण एवं अर्थपूर्ण। बताओ आ रही है क्या विशेषता? आ रही है सर। उद्देश्यपूर्ण एवं अर्थपूर्ण। फिर माध्यम, तो माध्यम में ध्यान रखना माध्यम होना चाहिए। माध्यम होना चाहिए। व्यापक में ध्यान रखना व्यापकता, क्या बोलोगी? व्यापकता। देखो लगभग विशेषताएँ आ जाएँगी और गति का मतलब गतिशील प्रक्रिया, गतिशील और सतत प्रक्रिया, गतिशील व सतत प्रक्रिया। बताओ हो रहे हैं ना? हो रहे हैं सर। फिर शाब्दिक और अशाब्दिक 2 प्रकार हो जाएँगे। कौशलों का मतलब संदर्भ, तो संदर्भित प्रक्रिया, इसमें क्या कह दोगे? संदर्भित प्रक्रिया, संदर्भित प्रक्रिया। और अर्जित में लिख दोगे इसको, ये अर्जित प्रक्रिया है। कौन-सी प्रक्रिया है बताओ? अर्जित प्रक्रिया है सर। और 2 एम नहीं, 1 ही एम लगा दो। 1 एम, तो 1 एम में ये लिख दोगे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। क्या लिख दोगे? मनोवैज्ञानिक। 1 एम का मतलब क्या हुआ? वापस समझा देता हूँ मैं। मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। 1 मिनट भाई। मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रक्रिया। ये संदर्भित ठीक है। तो देखो, 2 पक्षों का मतलब द्विपक्षीय, 2 व्यक्तियों का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति, उद्देश्य का मतलब उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण, माध्यम का मतलब इसमें माध्यम होना चाहिए, व्यापक का मतलब व्यापकता, विचार, भावनाएँ सब कुछ होंगे, गति का मतलब गतिशील प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया और शाब्दिक और अशाब्दिक, संदर्भ का मतलब संदर्भित संदर्भित, है ना? और संदर्भ के विद का बाद में अर्जित प्रक्रिया और एक एम से हो जाएगा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली। तो ऐसे करके आप इस ट्रिक को भी याद कर सकते हो। तो मैं आपको ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हालाँकि आगे की भी देखो पीडीएफ बना रखी है मैंने संप्रेषण के माध्यम-उद्यम और ये सब कुछ कंप्लीट मैटर तैयार है। लेकिन आज ये पहला टॉपिक शुरू किया है और पहला ही वीडियो बनाया तो थोड़ा छोटा ही बनाएँगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएँगे वरना पहले दिन ही बोर कर देंगे आपको तो फिर आप, है ना? इसलिए आराम से अब आज का आपको समझ में आया होगा ढंग से, तो इसी कड़ी में अपन आगे कल से रेगुलर वीडियो आपके लिए लाऊँगा। ये कंप्लीट मैटर प्रबंधकीय वाला और ये बाल विकास वाला जो भी ये मैटर जो एक्स्ट्रा इस तरह के ना, वो आपको ऑथेंटिक सोर्सों से मैं तैयार करवाने वाला हूँ साथियों। तो वीडियो में आप सभी बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ठीक है? तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब अगर आपको इस वीडियो में कोई समस्या हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कुछ आप कहना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मैं अभी जस्ट शेयर कर दूँगा। तो आज का वीडियो अब मैं समाप्त करता हूँ साथियों। थैंक यू, धन्यवाद, राम।